हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। स्कूल साथी पर मैं आशीष सागर, आपका मैथ्स मेंटोर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछली क्लास में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया था। अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर में आने वाले कुछ और जो क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के हमारे पास देयर आर 3 मेथड्स। 3 मेथड हमारे पास हैं। पहला है बेटा ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, मतलब ग्राफीय विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा क्वेश्चनों को सॉल्व करना हम सीख रहे थे। आज मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है चैप्टर नंबर जो है 3 मैथ्स क्लास 10th, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके थ्रू हमको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे ये मैथ्स ऐसा नहीं लिखना था, मैथ्स ओनली एपोस्ट्रोफियस एस हो गया, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। इतनी इंग्लिश में कौन ध्यान देता है मैथ्स वाले, वैसे भी। चलिए आइए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए, बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, इनके पहले तो बात क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है और उनको हल भी करना है, सॉल्व भी करना है। कौन सी विधि के द्वारा? तो विधि का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं और मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने एक एक वर्ड को तोड़ करके इससे पहले वीडियो में आपको बताया भी हूं, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। आइए इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, देखिए, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब दो नंबर का डिफरेंस, मतलब कि दो नंबर का अंतर जो है वो 26 है, ठीक है भाई। अब आगे क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स से 3 गुना है। तो सीधी सी बात है बेटा, हमको क्वेश्चन में दिया है कि दो नंबर का डिफरेंस, मतलब दो नंबर को माइनस करने से हमारे पास कितना आ रहा है, 26। अब ये बात आप समझिए कि जब भी हम कभी माइनस करते हैं, सीधी सी बात है, जब भी हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्याओं को घटाते हैं। अब यहां पर हमको ना तो ये दिया कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, कुछ भी नहीं दिया। तो सीधी सी बात है, हम क्या कर लेंगे, अगर नहीं दिया तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जो नहीं देता उसको मान लेते हैं। हम ये मान लेंगे कि मान लो कि लार्जर जो नंबर है वो x है और स्मॉलर नंबर y है। अब आप ये बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, क्या हमेशा हम लार्जर नंबर को x और स्मॉलर नंबर को y मानेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉलर नंबर को आप क्या मान लो, जैसा कि आपने y माना है तो आप क्या मान लो, स्मॉलर नंबर को x मान लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जैसा कि देख रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर आपको दिया है, मतलब दो संख्याओं का अंतर कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। अंतर का मतलब हमको माइनस करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, तो हम क्या लिखते हैं, हम ये सबसे पहले लिखते हैं कि माना कि जो बड़ा नंबर है, पहला बड़ा नंबर, लेट द लार्जर नंबर, जो हमारे पास बड़ा नंबर है, लेट द लार्जर नंबर, है ना, बी x, हमारे पास जो लार्जर नंबर है वो क्या है, x है। अब आप बोलेंगे सर हमेशा लार्जर नंबर x मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आप लार्जर नंबर y भी मान सकते हो या लार्जर नंबर आप a मान सकते हो, b मान सकते हो, जैसा आपको मानना है मान सकते हो। बस ये बात याद रखना कि a b को आप वहां वेरिएबल बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हमने बोला कि लार्जर नंबर बी x है ना, एंड द स्मॉलर नंबर, तो यहां लिखता हूं एंड द स्मॉलर नंबर, जो आपके जो छोटा नंबर है वो क्या है, एंड द स्मॉलर नंबर बी, स्मॉलर नंबर बी क्या है बेटा, y। तो हमको क्या मान लिया, हमने मान लिया, सीधी सी बात है, क्या मान लिया कि बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर y है। सीधी सी बात है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो हमको, अभी तक हम वही करते हुए आए हैं कि बड़े नंबर से छोटा नंबर ही माइनस कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं करते कि छोटे में से बड़ा,
जनरली हम करते भी हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन आंसर नेगेटिव में आता है। और हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है वो दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो 26 तो प्लस में दिया है, तो सीधा सा मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया होगा। ठीक है, देखिए तो हमारे पास हम यहां लिखेंगे कि कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। तो हम यहां लिखते हैं x माइनस वाई, ये किसके बराबर है, 26 के बराबर है। ठीक है, 26 के बराबर है। आपको लेटर ठीक दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, अब एक बात ये बताइए कि क्या मैं ऐसा लिखूं y माइनस एक्स इक्वल टू 26, दोनों में से कौन सा लिखना सही होगा? तो देखिए हमको दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब अगर संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा है, नंबर के सामने कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है। तो सीधी सी बात है बड़े नंबर में से छोटा नंबर को माइनस किया गया होगा। हमने यहां क्या कर दिया, सेकंड वाले में छोटे नंबर में से बड़ा नंबर को हमने माइनस किया, तो आंसर काय में आना चाहिए, माइनस में। तो ऐसा तो हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए हम x माइनस वाई कर रहे हैं, ना कि y माइनस एक्स कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या बोला मैंने, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तब आंसर प्लस में आएगा। अगर हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा देंगे तो आंसर तो माइनस में आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, जो कि हमको क्वेश्चन में नहीं गिवन है। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये चीज दिया हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर हमारी पहली बन गई। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर सेकंड देखेंगे। कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है बेटा कि पहली जो संख्या है, चलो एक बार यहां मैं आपको फिर से दिखा देता हूं क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है ये कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक पहला नंबर है, कोई भी जो नंबर है वो दूसरे से 3 गुना है। तो आप सोचिए जो वन नंबर बोल रहा है ये छोटा नंबर होगा या बड़ा नंबर होगा? ठीक है, सोचिए थोड़ा सा। तो आप ये सोचिए और आप ये समझिए कि सीधी सी बात है बड़ा नंबर जो होगा वही छोटे नंबर से 3 गुना होगा। सीधी सी बात है बेटा, ऑब्वियसली बात है वो तो। ऐसा तो होगा नहीं कि छोटा नंबर जो होगा वो बड़े नंबर से 3 गुना हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वही बात है कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 3 गुना है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, बड़ा नंबर कौन सा है ये तो आपको मालूम ही है, बड़ा नंबर है हमारे पास x और छोटा नंबर क्या है, y। बड़ा नंबर जो है छोटे नंबर से 3 गुना है, 3 टाइम्स है, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, 2। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब एक की वैल्यू को हटा के उसकी जगह रख दो। मतलब हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल है x और y, तो क्या करो, x की वैल्यू हटाओ, है ना, यानी x की वैल्यू निकालो और यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो पहले से निकली हुई है, क्यों ना हम इस वैल्यू को यहाँ रख दें डायरेक्टली, तो हमको ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ x, और कहां पर है वैल्यू ऑफ x, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और कहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर रहे हैं। ठीक है, मतलब समीकरण 2 से x का मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखें बेटा, रखते हैं तो क्या होगा, हमारे पास है सबसे पहले x माइनस वाई बराबर है 26। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी है, 3y, तो x की वैल्यू यहां रखिए 3y माइनस y बराबर 26। दोनों को माइनस करेंगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देख लीजिए, हमारे पास आएगा 2y। ठीक है, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, 2y, है ना, 2y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 26 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है y के साथ 2 जो है वो गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। अगर आप उसका पक्षांतर करोगे, यदि आप उसको ट्रांसपोजिशन करोगे तो इनटू वाला जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 26/2, मतलब आंसर आएगा 2 एकम 2, है ना, और 2 तिया 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 13। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है वो 13 आया।
अब अगर हम बात करें लार्जर नंबर की तो उसको कैसे निकालें? तो बेटा इस y की वैल्यू को कहां पे रख दो, या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो। आपको जहां रखना है वहां रखिए, दोनों से आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप क्या करिएगा, आप उस इक्वेशन में x या y की वैल्यू रखिएगा जो इक्वेशन आपको इजी दिख रही हो। तो यहाँ इजी कौन सी इक्वेशन है? तो आप बोलेंगे सर इजी तो इक्वेशन नंबर 2 है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट कर रहे हैं बेटा, क्या पुट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ, काय की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ y और इक्वल टू क्या है बेटा 13, और कहां पुट कर रहे हैं बेटा, इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, तो इक्वेशन सेकंड है x इक्वल टू 3y। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो 3 इंटू वाई, y की वैल्यू है 13, तो 13 3 जा कितना हो गया 39, ये हो गया x का वैल्यू। मतलब हमारे पास आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया कि जो लार्जर नंबर है वो है 39 और स्मॉलर नंबर जो है वो है 13। तो हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो बेटा, इस चैप्टर में क्वेश्चनों को सॉल्व करके जो आंसर हमारे पास आए हैं, है ना, इसको चेक भी कर सकते हैं। मतलब हमको इस चैप्टर में एक बेनिफिट ये मिलता है कि हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो सही है या नहीं है? तो आप क्या करिए, ये x और y की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में पुट करके देखिए, क्या वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर पा रहा है। अगर सेटिस्फाइड कर पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो क्या कर रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब आंसर हमारा गलत है। देखते हैं, x का वैल्यू यहां पर कितना है 39, तो यहां पर x इक्वल टू 39, तो क्या 3 इंटू वाई करूंगा तो 39 के इक्वल आएगा क्या? अच्छा देखते हैं, y का वैल्यू है 13 3 जा 13 तिया 39, तो यहां भी 39 और यहां भी 39, तो मतलब हो गया हमारा। अब इससे भी चेक कर लो इक्वेशन नंबर 1 से। कैसे चेक करोगे, x की वैल्यू रखो कितनी बेटा 39, माइनस y की वैल्यू रखो बेटा कितनी है 13, तो 39 में से 13 को माइनस करेंगे तो भी 26 बचेगा। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन का जो आंसर आया है, मतलब x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13, ये सही है। तो ऐसा हम चेक भी कर सकते हैं, आप हर क्वेश्चन में इसको चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ये पहला हमने क्वेश्चन आज सॉल्व किए। अब इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिखाया जा रहा है वो क्या है बेटा, कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, है ना, डिग्रीज, फाइंड देम। दो पूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब अधिक है सीधी सी बात है, मतलब मोर, वही बात है, बड़ा कोण ही छोटे से होगा बड़ा, ऐसा तो नहीं है कि छोटा कोण जो है वो बड़े से बड़ा हो जाए, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात लग रही है। ठीक है, तो वही बात है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हमको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं जो कि यहां यूज हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो प्रकार के एंगल्स होते हैं जो कि हमारे को कई बार काम आएंगे पूरी मैथमेटिक्स में। देखते हैं क्या है, देखो बेटा ध्यान से। तो हम यहां लिख रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहां लिखा, क्या लिखा बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल, है ना, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना आ रहा है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बेटा, दो एंगल जैसे कि एंगल 1 और एंगल 2 है, यदि किन्हीं भी दो एंगल का सम, किन्हीं भी दो एंगल का योग अगर 180 आ रहा है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दूसरी बात अगर हम करें किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अभी हमको ये सब काम आने वाले हैं, ये सब काम आने वाली बातें ही मैं आपको जो है यहां पर लिखवा दे रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक है सप्लीमेंट्री एंगल और एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं बेटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ जाए, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ जाए उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अब जनरली होता क्या है कि आप भूल जाते हैं, ऐसे दो एंगल का सम 180 होगा
और अगर 90 होगा तो किसको सप्लीमेंट्री और किसको कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाया हूं मैंने। कैसे करता हूं, मेरे को भी याद नहीं रह पाता था, तो सीधी सी बात है मैंने भी इसको थोड़ा सा चेंज किया, मतलब थोड़ा अपने अकॉर्डिंग उसको लाया। तो मैंने कैसे याद किया था, मैंने ऐसे याद किया था, देखिए कि जैसे सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री में क्या आ रहा है, एस, और कॉम्प्लीमेंट्री में कौन आ रहा है, सी। अब इंग्लिश अल्फाबेट में पहले एस आता है या पहले सी आता है, तो पहले सी आता है, और बाद में कौन आता है, एस। तो एस बाद में आता है, तो जो बाद में आता है इसका मतलब वो बड़ा होता है। सीधी सी बात है, जैसे आप लोग भी सोचो, क्लास में आप लोग आके बैठ जाते हो, टीचर पहले आप आ जाते हो, टीचर बाद में आता है, मतलब आपसे बड़ा कौन हो गया, टीचर। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा इंसान ही टीचर होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, अपन छोटे लोगों से भी सीखते हैं, है ना। लेकिन मैं एक आपको जो है सीधे सा तरीका बता रहा हूँ, मतलब एक तरीके से एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो सीधी सी बात है, बड़े लोग जो हैं बाद में आते हैं, जैसे नेता लोग जो हैं वो लोग बाद में आते हैं, मतलब समय हो जाता है उससे भी बाद आते हैं ताकि उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहे। सीधी सी बात है, कोई टाइम पे आता नहीं है अपने भारत में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो बाद में आ रहा है इसका मतलब वो बड़ा है, तो इसका मतलब 180 वाला सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि वो 180 बड़ा है 90 से। सीधी सी बात, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है बेटा। चलिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब जो है अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 18। अब सीधी सी बात है, आपको ये नहीं पता है कि कौन सा लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है और कौन सा स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि दो एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180, तो हम उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। अब इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है नहीं पता, तो हम क्या कर लेंगे, सीधी सी बात अभी तक जो करते हुए आए थे, बड़े एंगल को मान लेंगे x और छोटे एंगल को मान लेंगे y। फिर वही आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर ये बताइए कि बड़े को ही हम x माने छोटे को y माने, हमेशा नहीं, बड़े को y मान लो छोटे को x मान लो, आंसर तो सेम आएगा। चलिए देखते हैं, तो ये क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। 18 डिग्री से अधिक है कह रहा है, तो आइए चलते हैं, हम अगली स्लाइड में इसको लेकर के चलते हैं। तो सॉल्यूशन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो है, तो हम यहां लिखते हैं कि लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, बी एक्स, है ना। लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल को अपन ने कितना मान लिया, x मान लिया। तो देखो बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है, तो अपन वैसे ही कर लेते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, तो अपन लिखते हैं लेट द लार्जर, है ना, ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, लेट द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल बी x मान लिया, और एंड द स्मॉलर, है ना, ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो सप्लीमेंट्री लिख दिया बस मैंने, एंगल नहीं लिखा, तो एंगल लिख देता हूं, सप्लीमेंट्री एंगल बी कितना मान लिया मैंने, y। तो स्मॉलर मान लिया x और लार्जर मान लिया y, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन दिया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन व्हाट विल बी द कंडीशन सेज, क्या कहता है, क्या कह रहा है, तो देखो कह रहा यह है कि जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री अधिक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया, ये समझ में आई आपको। इक्वेशन क्या लिखा मैंने कि जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है। एक बात याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चनों में कि जिसके साथ लिखा रहता है ना जो नंबर की ज्यादा है या उसके इतने गुना है या उतने इतने टाइम्स है, उसी के साथ उसको चिपका दो। जैसे यहां बोल रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है ना, वो 18 ज्यादा है, तो स्मॉलर में ही 18 चिपका दिए, प्लस कर दिए, तो सीधी सी बात इक्वेशन बन गई। तो क्या बोला मैंने कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो स्मॉलर से 18 ज्यादा, तो स्मॉलर के साथ 18 चिपका दो आप। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब कंडीशन नंबर जो सेकंड है, कंडीशन नंबर सेकंड बेटा ये हमको अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। देखो जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल
मतलब रैखिक समीकरणों के जो युग्म वाले क्वेश्चन जब भी चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा, आपको दो इक्वेशन बनाना होगा। अब यहाँ पर जितनी इंफॉर्मेशन दी है, एक बार क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन दी है, दो पूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो एक ही इंफॉर्मेशन दी है, दूसरी इंफॉर्मेशन तो दी ही नहीं। तो इसका मतलब हमको दूसरी इंफॉर्मेशन अपने को थोड़ा सा लॉजिक लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के हमको करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जैसा कि हमने अभी आपको बताया, क्या बताया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। तो वही करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे बेटा कि कंडीशन नंबर सेकंड में हम लिखते हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा हम लोग ये जानते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल आता है। तो मैंने यहां लिखा दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल आता है, 180 के इक्वल आता है, अभी हमने करा है। तो वी नो दैट x प्लस वाई ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 180 डिग्री के इक्वल। क्यों आएगा 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि हमको मालूम है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 के इक्वल होता है और दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम किसके इक्वल होता है, तो सीधी सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, अब हमको इसको किससे सॉल्व करना है, हमको इससे सॉल्व करना है बेटा कौन सा मेथड के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि। मतलब क्या करो, दोनों में से किसी एक वैल्यू से x नहीं तो y निकालो और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में से x निकालो, अरे इक्वेशन नंबर 1 में से x तो पहले से ही निकला हुआ है, तो यहां से x निकालो और यहां पुट कर दो, आपके पास y आ जाएगा और आपके पास जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। देखें तो इसकी वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, हाँ ऐसे लिख रहा हूं देखो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, काय की वैल्यू बेटा, वैल्यू ऑफ है ना x, और कहां से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है ना, 2 कहां पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक कर दो जरा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पहले देखो x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 से है y प्लस 18 और प्लस का y बराबर 180 डिग्री। तो कितना होगा, y और y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब बेटा ये जो 18 है प्लस का, ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा डिग्री। अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा, 18 में से 180 में से 18 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 162 आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 के साथ y इंटू में ही इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 2 से काटो, 2 8 जा, 2 8 16 और 2 एकम 2, 81 डिग्री आ गया। मतलब हमारे पास y का वैल्यू आ गया 81 डिग्री। अगर आपके पास y का वैल्यू 81 डिग्री आ गया तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो आपको मालूम है कि इस y की वैल्यू को कहाँ रखते हैं, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप वो वाली इक्वेशन चूज किया करो जो इक्वेशन इजी हो, तो आप क्या करना, y की वैल्यू को यहाँ रख देना, कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना बेटा, 81 डिग्री इन कहाँ बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 है क्या, इक्वेशन नंबर 1 है x इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 है कि x इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक, तो y की वैल्यू रख दो जरा, y की वैल्यू है 81 डिग्री प्लस का 18 तो कितना हो गया, 8 और 1 डिग्री, 8 और 1 9, 8 और 1 9, x का वैल्यू 99 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक बात देखिए, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में ये हमारे को जो है खासियत बोल दीजिए या ये बेनिफिट बोल दीजिए, हमारे लिए एडवांटेज है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे द्वारा आया हुआ आंसर वो सही है या नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ जो है हमारे पास x का वैल्यू कितना आया है, हमारे पास एक एंगल है x और उस एंगल का वैल्यू जो है x है मान लो, और उसका वैल्यू है 99 डिग्री। दूसरा एंगल है बेटा y जिसका वैल्यू है 18 डिग्री। ठीक है, सॉरी 18 नहीं है, 81 है। क्या इन दोनों का सम जो है वो 180 आ रहा है, क्या इन दोनों का सम 180 आ रहा है,
इन दोनों का सम 180 आ रहा है, तो बिल्कुल इन दोनों का सम 180 आ रहा है। तो इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हो गए, और हमारी जो सीधी सी बात है, हमारा जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गया। इसका मतलब हमारे द्वारा आया हुआ आंसर भी सही हुआ। बात सबको समझ में आ गई? ठीक है बेटा, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है। क्या है अगला सवाल? देखिए, एक क्रिकेट टीम का कोच ₹3800 में 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है। बाद में वह ₹1750 में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदता है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। एक गेंद और एक बल्ले की कीमत आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन इंग्लिश में सुन लीजिए कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज, है ना, 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट और एक बॉल की कीमत पूछ रहा है। अब सीधी सी बात है कि एक बैट की कीमत नहीं पता, ना ही एक बॉल की कीमत पता है, तो हम क्या करते हैं अभी तक, एक बैट की कीमत x मान लो, दूसरे एक बॉल की कीमत y मान लो, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे करने वाले हैं, हम लोग अगली स्लाइड को लेते हैं बेटा, देखिए। ठीक है, तो किससे कर लिया जाए? व्हाइट से कर लिया जाए। व्हाइट से नहीं, कोई दूसरा कलर, जैसे कि इस कलर से देखते हैं बेटा कि इसमें क्या होगा। तो सॉल्यूशन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास तीसरा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से? ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए एक काम करता हूँ, इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट बैट, मतलब क्रिकेट कोच है, ठीक है, तो एक बैट और एक बॉल की कीमत पूछ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट ₹X, ये हमने मान लिया, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल का जो कीमत है वो रुपीस कितना है बेटा? Y। एक बैट का कीमत x और एक बॉल का कीमत y। ठीक है, यही हमने मान लिया जो हमको पूछा था। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट और 6 बॉल। तो देखो 7 बैट और 6 बॉल को वो क्या कर रहा है? ठीक है, सीधी सी बात है, 7 बैट और 6 बॉल को खरीद रहा है 3800 रुपीस में। तो आपको क्या मालूम है, एक बैट का कीमत आपने x माने हो, तो 7 बैट का कीमत हो जाएगा 7x, और एक बॉल की कीमत y माने हो, तो 6y की जो 6 जो है बॉल, उसकी कीमत हो जाएगी 6y। सीधी सी बात है। ठीक है, क्या बोला? एक बैट की कीमत x, तो 7 की 7x, एक बॉल की कीमत y, तो 7 की जो हो 6 की 6y हो जाएगी। ठीक है, और उसका जो कॉस्ट हमको दिया है 3800, तो 7 और 6 है। तो चलो यहाँ देखते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 बैट और एक बैट की कीमत x है, और 6 बॉल और एक बॉल की कीमत y है। ये आपको कितना रुपया में दे रहा है? वो लग रहा है आपको 3800 रुपए, 3800 रुपीज। तो ये तो हमारी क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब क्या करेंगे बेटा? कंडीशन नंबर सेकंड, ये क्या क्वेश्चन में हमको दिया है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यस, कंडीशन नंबर जो सेकंड है वह तो हमको दिया हुआ है। क्या दिया है कंडीशन सेकंड? देखिए, कह रहा है बाद में वह 1750 में 3 बल्ले और 5 गेंद, ठीक है, 3 बल्ले और 5 गेंद की बात कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, एक बल्ले की कीमत x है, 3 बल्ले की कीमत 3x हो जाएगी, प्लस 5 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी? 5y, बराबर कितना हो जाएगा? 1750 रुपए। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी? सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। सीधी सी बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए करते क्या है, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं और उस x की वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालो
और उस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। सीधी सी बात है। इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, या इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकालो 1 में पुट कर दो। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, क्या हम हमेशा x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल के नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, पहली इक्वेशन से। क्या है इक्वेशन नंबर 1? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक, 3800। तो बेटा हमारे पास x का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। ये प्लस उधर जाकर के माइनस होगा तो माइनस 6y होगा। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू होगा 3800 माइनस 6y और डिवाइडेड बाई ये 7 इधर इंटू में था तो आ गया डिवाइड में। ये हमारे पास इक्वेशन जो है, जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई? 3, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 कैसे बनी? इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू हमने निकाल लिया तो इक्वेशन 3 बन गया। अब इस इक्वेशन जो 3 है ना, इसकी वैल्यू को क्या करो, इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर कहां पर रख दो? कहां से निकाल के लाए हो? आपने इक्वेशन नंबर 1 से लाए हो इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 1 से लाए हो तो आप उसको कहां रखोगे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग क्यों लिखेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूटिंग इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं, सीधी सी बात। तो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, काहे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है? द वैल्यू ऑफ x, है ना, फ्रॉम, कहां से बेटा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, और कहां पर पुट करना है? इन इक्वेशन नंबर, कहां पर? सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करिए जरा, कितना होगा? तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारे पास 3x प्लस 5y, 5 को थोड़ा ठीक से लिखते हैं, 5y इक्वल टू कितना है बेटा? 17x, ठीक है, 17 बोलता हूं 750, ठीक है। समय समय पे थोड़ा देखना होता है कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पूरा पढ़ा दिया, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन किया। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ा रहे थे और हमारा माइक ही बंद है, हम माइक ही ऑन करना भूल गए, पूरे 1 घंटा पढ़ा दिए और पता चला हमारे माइक ही बंद है, हमारा जो है पूरा पढ़ा दिया, आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। बहुत सारी समस्याएं आती हैं ऑनलाइन में, इसीलिए मेरे को थोड़ा देखना पड़ता है कि यार हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो हम रखते हैं 3 इंटू, है ना, x की वैल्यू कितनी, ये है, कितनी है? 3800, ठीक है, और माइनस का 6y डिवाइडेड बाई कितना है? 7, प्लस है तो प्लस 5y, तो यहाँ लिख देता हूँ 5y, तो ये हो गया 5y बराबर हो गया 1750। अब इनको थोड़ा सॉल्व करो, 3 का गुणा 3800 में कर दो तो कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा, 8 तिया 24 की 4 बचेगा 2, 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 11400 प्लस 3 का गुणा 6 से तो 6 तिया 18y डिवाइडेड बाई 7 है तो 7 और प्लस का 5y बराबर 1750। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं, या शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इन दोनों नंबर को इंटू करो, मतलब डिनोमिनेटर, मतलब कि हर वाले नंबर को इंटू करो और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई 1 से, 7 1 जा 7, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 का मल्टीप्लाई 11400 से करेंगे तो ये 11400 ही रहेगा, और 18y का 1 से करेंगे तो होगा 18y, प्लस है तो प्लस, ठीक है, 7 का 5 से करेंगे 7 पन्ना 35y बराबर हो जाएगा 1750। ठीक है भाई, अब इन दोनों को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक गलती हमसे यहाँ हो गई, यहाँ माइनस लिखा और यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अपन उसको जो है क्लियर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस को अपन जो है वो माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको माइनस बना देंगे, इसको भी माइनस बना देंगे। ठीक है, चलिए, इसको माइनस, इसको भी माइनस, ठीक है, क्योंकि वहाँ माइनस है। अब इनको सॉल्व करो, 17 इधर डिवाइडेड में है, इधर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
तो 11,400 और इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, तो देखो 18 और 35 है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, 35 में से 18 जाएगा तो सीधी सी बात है 17 बचेगा, धन का 17y बचेगा, बराबर। ठीक है, इक्वल टू साइन इक्वल टू कितना है, 1750 है, 1750 है। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो 11,400 है ये प्लस में उधर जाकर के काय में कन्वर्ट होगा, माइनस में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 17y हमारे पास क्या है, देखो बेटा हमारे पास है 17y इक्वल टू 17y इक्वल टू प्रीवियस को देखो, 17y इक्वल टू 1750, 17y इक्वल टू 1750। ठीक है, तो यहां है हमारे पास 17y इक्वल टू 1750 है ना, और उधर जाकर के जो है वो क्या हुआ है कन्वर्ट, हाँ देखिए, तो ये जो 7 है बेटा ये गुणा में था, इधर जाकर के भाग में था, इधर जाकर के गुणा हो गया, तो इसको गुणा कर लो क्योंकि गुणा करे नहीं है अपन लोगों ने। ठीक है, देखिए तो गुणा करते हैं तो कितना होगा, 0 है तो 0, 7 पन्ना 35 की 5 बचेगा 3, 7 सतैया 49, 49 और 3 कितना होगा 52, और 5 7 एकम 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12,250। तो 17y है ना, और ये धन कितना है 11,400। अब क्या करिए, ये प्लस का 11,400 है उधर जाकर के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग क्या कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे चले गया था ये, हाँ देखिए तो हमारे पास है 17y इक्वल टू क्या है, देखो पीछे जा करके 12,250 कितना है 12,250, और माइनस प्लस वाला इधर आकर के माइनस होगा, ये देखो ये इधर ये प्लस में है 11,400, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कर दो कितना 11,400, दोनों को घटा दो कितना आंसर आ रहा है, यदि आप इन दोनों को घटा दोगे तो कितना होगा 0 से 0, और यहाँ 5 में से 0 गया तो 5, फिर यहाँ 12 में से 4 गया तो 8, और एक यहाँ 1 बचेगा और 1 में से 1 गया तो 0, तो 850 बचा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 85 है ना, मतलब कि 850 डिवाइडेड बाई 70, मतलब 850 बटे 17। अब इसको काट दो, 17 पंचे होता है 85 और ये 0 है तो 0, मतलब y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 50 रुपए, y का वैल्यू आ गया 50 रुपए। y किसको माने थे हमने, अगर हम पीछे की स्लाइड में चल करके देखें तो हमने y किसको माना था, तो y हमने माना था, यहाँ देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का कीमत y माने थे और हमारे पास 50 आ गया। अब आप क्या करो, जो y का वैल्यू 50 आया है, चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो। तो जनरली देखो क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 में रखना होता है, इससे क्या है कि आपने सारी चीज ट्रांसपोजिशन करके पहले से रखे हुए हैं, केवल यहाँ पर y पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है, तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं वहां पर लिख रहा हूं, है ना, कौन सी स्लाइड, ये वाली स्लाइड में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना बेटा 50, और कहां पर, इन इक्वेशन नंबर कहां पर, थर्ड में, इक्वेशन नंबर थर्ड में। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है बेटा, x बराबर, ठीक है देखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड है x बराबर 3800 माइनस 6y बाई 7, तो क्या है 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7, तो वैल्यू पुट करो जरा, यहाँ कितना आंसर आएगा देखते हैं। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा, है ना, कितना 3800 है तो 3800 हो गया, माइनस 6 गुणा y का वैल्यू कितना है 50, तो मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू कितना होगा 3800 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 6 पंचे 30, तो हो जाएगा 300 बटे में कितना 7। अब 3800 में से 300 घटा देंगे तो आ जाएगा 3500, तो आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 7,
7 पन्ना 35 और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो, मतलब आंसर आ गया x का वैल्यू 500। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 500 आया और y का वैल्यू हमारे पास 50 आ गया। इसका सीधा सा मतलब है हमारे पास कॉस्ट ऑफ y क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ वन बॉल। तो एक बॉल का कीमत आ गया 50 रुपए और एक जो है अपने पास बैट का कीमत आ गया 500 रुपए। और सीधी सी बात है, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं है, सही है ना, सही है या नहीं है, उसके लिए मैंने आपको तरीका इससे पहले बता दिया था कि इन दोनों की वैल्यू को क्या करो, इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो। कहां पर, यहां पुट करो, नहीं तो यहां पुट करो। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब 3x प्लस 5y का वैल्यू अगर 1750 के इक्वल आ रहा है, x और y का वैल्यू रखने से तो हमारा सही है। रख के देख लो, आ भी जाएगा। x का वैल्यू है कितना बेटा 500, तो 5 दिया 1500 ये हो गया। y का वैल्यू है 50, तो 5 हम 25 हो जाएगा 250, 1500 में 250 जोड़ोगे 1750 ही आएगा, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन हमारे पास था। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा अगले क्वेश्चनों को सॉल्व। ठीक है, क्या है देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, थोड़ा इसको बड़ा करके देख लेते हैं। कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड टू 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for the traveling a distance of 25 किलोमीटर? मतलब क्या है, कह रहा है कि किसी शहर में टैक्सी के किराए में एक निश्चित किराए के साथ साथ तय की गई दूरी का किराया भी शामिल होता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भुगतान किया गया है 105 रुपए। देखो तो पहली जो लाइन लिखा है ना उसको समझने वाली बात है। क्या बोल रहा है, किसी शहर में टैक्सी के किराए में एक निश्चित किराए के साथ साथ तय की गई दूरी का किराया भी शामिल होता है। मतलब निश्चित किराया कितना है, तो जो भी हमारे पास निश्चित किराया कितना है ये नहीं मालूम। और क्या बोल रहा है कि पर किलोमीटर का भी किराया लेता है, कह रहा है कि चली गई दूरी का भी किराया लेता है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाता हूं तो ध्यान से सुनिएगा। क्या है बेटा कि जैसे मान लो आपके घर में भी सिंपल सा क्या होता है कि अपन फोर व्हीलर को जो है रेंट में लेकर के आते हैं, मतलब फोर व्हीलर को अपन ऐसा बोलते हैं कि बुलाते हैं कि उसकी अपन बुकिंग करा देते हैं। तो कैसे कराते हैं बुकिंग, तो फोर व्हीलर वाले से आप पूछते हैं, और अगर नहीं पूछते हैं तो आप पूछिएगा कि बताइए आप पर किलोमीटर का कितना चार्ज लेते हैं। तो बेटा वो आपसे दो बात बोलेगा। पहली बात क्या बोलेगा कि यदि आप पर किलोमीटर का चार्ज लेना चाहते हैं तो पहले ये बताइए कि आपको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है। यदि आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैं पर किलोमीटर के हिसाब से लूंगा, लेकिन यदि डिस्टेंस कम होगा, मान लो डिस्टेंस 50 किलोमीटर है या डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है, ऐसी डिस्टेंस है, तो अगर बोलेगा कि पर किलोमीटर के हिसाब से। और जनरली क्या होता है हमारे जो शहरों में भारत में है ना, सिंपल जो छोटे शहर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो छोटे शहर में क्या होता है 1 किलोमीटर का मतलब पर किलोमीटर जो लेता है वो रुपीस लेता है 15, है ना, 15 रुपए पर किलोमीटर, ये मैंने माना, ठीक है, 15 रुपए पर किलोमीटर। अब अगर आपने क्या किया कि एक गाड़ी बनवाया, बुकिंग करे, और उसने बोला, आपने बोला कि मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, पर किलोमीटर कितना लोगे, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि आप बोलोगे कि देखो 15 रुपए पर किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर का है, इसका मतलब आप हमसे 150 रुपए लोगे। ठीक है, सीधी सी बात। अब एक बात बताओ, उतनी बड़ी वो गाड़ी लेकर के आएगा, ठीक है, उतनी बड़ी गाड़ी लेकर के आएगा, उसमें क्या है खुद का भी उसको भाड़ा निकालना है, मतलब खुद का भी कमाई करना है, टायर चलेंगे तो टायर भी घिसेंगे, सीधी सी बात है, उसको भी करना है, फिर इंजन भी चलेगा, इंजन ऑयल है, गाड़ी पुरानी हो रही है, किस्त भरना है, सब कुछ है। तो भैया 150 रुपए अगर वो लेगा तो वो बचाएगा क्या। और सीधी सी बात है अपनी गाड़ी में डीजल भी उसको डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया कि उसको डीजल भी डालना है या पेट्रोल डालना है, तो वो तो 150 रुपए का तो पेट्रोल ही हो जाएगा 10 किलोमीटर का, अगर उसको जाना है तो 15 का तो एवरेज देती है, तो बचाया क्या और खाया क्या वाला बात हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, वो लोग क्या करते हैं, मोटर मालिक लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए यदि आपको डिस्टेंस कम जाना है तो एक फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो बोले एक फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा, तो भैया देखो फिक्स चार्ज तो एक 200 रुपए देना ही पड़ेगा, और जैसे कि यहाँ आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आपके पास 150 रुपए आपको देना पड़ेगा, मतलब टोटल आपको 350 रुपए पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर आप छोटी दूरियों के लिए जाते हैं तो क्या होता है,
जो टैक्सी वाले होते हैं, जो मोटर मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक फिक्स चार्ज तो आपका लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ पर किलोमीटर का भी चार्ज लेते हैं। केवल पर किलोमीटर का लेंगे तो मर जाएंगे बेचारे, है ना। कहने का मतलब क्या कमाएंगे, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, सीधी सी बात है। तो वही बात है। तो अगर हम बात करें कि डिस्टेंस लॉन्ग है, तो जैसे मान लो कि दूसरा सिनेरियो लेते हैं हम लोग, दूसरा अगर हम लेते हैं कि मान लो आपको 400 किलोमीटर जाना है भैया, 400 किलोमीटर जाना है, तब वो लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हम पर किलोमीटर के हिसाब से ले लेंगे। तो 400 किलोमीटर का कितना बनेगा बेटा, अगर 1 किलोमीटर का 15 है तो 400 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 2 जीरो पहले से लगा है, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा 6,000 रुपये। बोलेगा कि 400 किलोमीटर का 6,000 रुपये लगेगा, तो बोलेगा ठीक है चल जाएगा इतना, क्योंकि वो इतने में अपनी गाड़ी का जो है डीजल या पेट्रोल का भी पैसा निकाल लेगा, खुद का भी निकाल लेगा, अपनी गाड़ी का भी निकाल लेगा और बचा भी लेगा, इतने में तो चल जाएगा। इसमें जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। लेकिन अगर आपको शहर के शहर में ही घूमना है, क्योंकि जैसा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा है, शहर वाला है, शहर वाला है, इसका सीधा सा मतलब है कि क्या है कि वो छोटी दूरी चल रहा है, और छोटी दूरी चल रहा है मतलब एक फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा। तो देखिए अब उस क्वेश्चन को हम समझते हैं फिर से। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शहर में टैक्सी के किराए में एक निश्चित किराए के साथ साथ तय की दूरी का किराया भी लेता है। तो निश्चित किराया भी ले रहा है, पर निश्चित किराया कितना ले रहा है नहीं मालूम, तो अपन क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो वही बात है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है और इसका हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर देखते जाइएगा, आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन का नंबर, कोई जरूरी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ, है ना, कॉस्ट ऑफ नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं लेट द फिक्स प्राइस, है ना, लेट द फिक्स्ड प्राइस ऑफ टैक्सी बी एक्स रुपए। जैसे इससे पहले मैंने कितना माना था, फिक्स चार्ज को 200 रुपए माना था और 150 रुपए लगा था 10 किलोमीटर जाने के लिए, तो टोटल 350 रुपए देना पड़ रहा था। अब यहां पर आपने क्या कर लिया, एक्स मान लिया, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, और आपको बोल रहा है, और जैसे कि मैंने बोला था कि पर किलोमीटर चलने के लिए 15 रुपए लेता है, 1 किलोमीटर का 15 रुपए, ठीक है। तो पर किलोमीटर का 15, तो हमने यहां पर किलोमीटर का कितना मान लेना है वाई, एक को एक्स माने दूसरे को वाई, तो हम लेंगे लेट द चार्ज, है ना, लेट द चार्ज पर किलोमीटर, लेट द चार्ज पर किलोमीटर ऑफ टैक्सी बी कितना, रुपीज वाई। ये हमने मान लिया कि हमने क्या बोला कि फिक्स चार्ज एक्स है और पर किलोमीटर का चार्ज वाई है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का कंडीशन हमारे पास ये कह रहा है कि यदि वो क्या करता है 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको 105 रुपए देना पड़ता है। आइए देखते हैं कि जब वो 10 किलोमीटर चलेगा तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी। कंडीशन फर्स्ट हमारी ये बनेगी, हाँ देखिए, तो यहां लिख दे रहा हूं कंडीशन नंबर फर्स्ट, 10 किलोमीटर चल रहा है बेटा वो, देखिए 10 किलोमीटर अगर वो चल रहा है तो उसको लग रहा है 105 रुपए, ठीक है, 10 किलोमीटर चलने का 105। अब एक बात बताइए, अगर वो 1 किलोमीटर चलता है तो कितना रुपए लगता है, बोले वाई रुपए लगता है। 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपए लगेगा, बोले 10 वाई लगेगा। लेकिन क्या इतना ही पैसा लगेगा उसको, आप बोलेंगे सर नहीं, वो तो फिक्स चार्ज भी लेता है, मतलब वो पहले से बोल देता है कि भैया मेरे को इतना पैसा चाहिए, अगर मैंने गाड़ी लाके खड़ी कर दिया इतना पैसा मेरे को चाहिए ही चाहिए, अब भले आप 1 किलोमीटर ले जाओ या 2 किलोमीटर ले जाओ। तो फिक्स चार्ज कितना है, तो फिक्स चार्ज एक्स है, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेम वे में आपको क्या करना है, कंडीशन नंबर जो सेकंड है वो हमको यहां पर लगाना है। क्या है कंडीशन नंबर सेकंड, देखते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड ये है कि 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए भुगतान किया गया किराया 155 रुपए, तो 15 किलोमीटर का 155, तो कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, कंडीशन नंबर सेकंड 15 किलोमीटर का 155, तो 155 रुपए लग रहा है 15 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का लगेगा 1 किलोमीटर का लगेगा वाई, तो 15 का लगेगा 15 वाई। अब उसको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज कितना है एक्स, इक्वेशन नंबर क्या बन गया 2। अब आप क्या करिए, सीधी सी बात, 2 इक्वेशन बन गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 नहीं तो इक्वेशन नंबर 2 से x निकालो और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। जैसे इक्वेशन नंबर 1 से x निकाल रहे हो तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा। दिस इज होमवर्क फॉर यू, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, समझ में आ गई मेरी बात।